हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक अलग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लेटर वैदिक पीरियड। मतलब कि वैदिक पीरियड जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि उस टाइम पर जो वैदिक पीरियड था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक अर्ली वैदिक पीरियड एंड एक लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड जो था इसमें जैसे कि एक वेद हो गया, ठीक है, यजुर्वेद हो गया, इनकी रचनाएं की गई थी, इनका कंपोजिशन किया गया था। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में कुछ दूसरे एपिक्स बने थे। तो आज इस वीडियो में हम लेटर वैदिक पीरियड की सिचुएशन के बारे में समझने वाले हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या सिचुएशन थी, कैसे उस टाइम पर कैसी सोशल कंडीशन थी, उस टाइम पर कैसी उस टाइम पर जो रूलर्स होते थे उनकी क्या कंडीशन होती थी, वो कैसे रूल करते थे। तो इस वीडियो में हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड जो है वो माना जाता है 1000 BC से 600 BC तक का। ठीक है, इसको लेटर वैदिक पीरियड भी कहा जाता है एंड इसको एपिक एज भी कहा जाता है। एपिक एज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पर दो जो बहुत ही फेमस एपिक्स थे उनकी रचना हुई थी, उनका कंपोजिशन हुआ था। ठीक है, महाभारत और रामायण जो थी वो इसी टाइम पर बनाई गई थी, कंपोज की गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको एपिक एज भी कहा जाता है क्योंकि ये जो दो फेमस एपिक्स है रामायण एंड महाभारत, ये उसी टाइम पर रिटर्न हुए थे, उसी टाइम पर लिखे गए थे। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम पर क्या था, जो आर्यंस थे उन्होंने अपनी जगह बदली। ठीक है, एंड वो गैंगेटिक वैली की तरफ चले गए थे। ठीक है, आर्यंस ड्यूरिंग दिस पीरियड मूव टू द गैंगेटिक वैली। इसके अलावा उस टाइम पर क्या क्या कंडीशन रही होगी, ये हमको कुछ सोर्सेज हैं जानने के लिए कि उस टाइम पर कैसी कंडीशन रही होगी। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, उपनिषद, अरण्यकाज, ठीक है, इनके द्वारा हमको पता चलता है कि उस टाइम पर कैसी कंडीशन रही होगी। ठीक है, गैंगेटिक वैली जो थी उसको आर्यवर्त भी कहा जाता था एंड वो उस टाइम पर सेंटर था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का। ठीक है, काफ़ी फेमस था वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, उसको आर्यवर्त भी कहा जाता था। इसके अलावा उस टाइम पर बहुत सारी जो किंगडम्स थे वो एमर्ज हुए, जैसे कौशल, विदेह, कुरु, मगध, काशी, अवंती, पांचाल, ये जनपद भी थे, इनको महाजनपद भी कहा जाता था। ये उस टाइम पर एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम पर जो राजा होता था उसकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती थी। ठीक है, किंग हैज़ वेरी हाई पोजीशन। राजा की जो पोजीशन थी वो काफ़ी हाई होती थी, सब लोग राजा की आज्ञा मानते थे। ठीक है, एंड राजा जो भी बोलता था उसको सब लोग इम्प्लीमेंटेशन में लाते थे। ठीक है, उस टाइम पर जो किंगशिप थी वो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी का मतलब राजा का बेटा जो है वही नेक्स्ट राजा बनेगा। ठीक है, वंशानुगत हेरिडिटरी थी। ठीक है, तो उस टाइम पर किंगशिप जो थी वो क्या थी, हेरिडिटरी थी। एंड जो राजा होता था, जो किंग होता था, वो इंचार्ज था डिफेंस का। किंग का काम था कि वो अपने स्टेट में डिफेंस की कंडीशन को देखें। ठीक है, ताकि जो बाहरी स्टेट है वो उस पर आक्रमण ना कर दे। तो उस टाइम पर वो क्या करता था, डिफेंस का काम करता था। उसका काम क्या था, डिफेंस को मैनेज करना। ठीक है, सैनिक कितने हैं, कौन से युद्ध में कितने सैनिकों को भेजना है एंड कितने सैनिकों की नियुक्ति करनी है, ये सब कुछ। एंड सैनिकों के पास हथियार है भी या नहीं। ठीक है, ये सब कुछ कौन मैनेज करता था, किंग मैनेज करता था। वो इंचार्ज था डिफेंस का। एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम भी राजा का ही होता था। ठीक है, राजा जो था वो बड़े बड़े अपने एम्पायर बनाने की कोशिश करता था, बड़े बड़े एम्पायर बनाता था। ठीक है, और उसका काम यही था कि अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करना। ठीक है, बाउंड्रीज़ को बढ़ाना उसका मेनली काम होता था। ठीक है, एंड वो अपनी बाउंड्रीज़ को कैसे बढ़ाता था, वो अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाता था जैसे दूसरे राज्य पर आक्रमण करके दूसरे राज्य को हरा दिया। ठीक है, तो दूसरे राज्य को भी अपने स्टेट में वो शामिल कर लेता था, दूसरे राज्य को भी अपने राज्य में शामिल कर लेता था। तो इससे वो अपने किंगडम को एक्सटेंड करता था, अपने एम्पायर को बढ़ाता था। ठीक है, वास्ट करता था। इसके अलावा अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने की कोशिश हर एक राजा करता रहता था। हर राजा की कोशिश होती थी कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर सके, अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ा सके। ठीक है, उस टाइम पर लगातार युद्ध जो थे वो लड़े जा रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस टाइम पर युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है, क्यों लड़े जाते थे, अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस सच एज राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ वर परफॉर्म्ड बाय किंग। राजा जो था वो बहुत सारे रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस करता था, बहुत सारे यज्ञ करवाता था, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ, ये सब यज्ञ राजा करवाता था। ठीक है,
अपनी पोजीशन को, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा उस टाइम पर जो किंग था वो अलग अलग टाइटल्स का एज्यूम करता था, जैसे एकराट, सम्राट, ठीक है। इन सब नामों से राजा को संबोधित किया जाता था, क्योंकि ये टाइटल्स राजा जो किंग होता था वो एज्यूम करता था, ठीक है, लेता था। इसके अलावा विलेज जो थे, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको देखने का काम होता था विलेज काउंसिल्स का, ठीक है। गांव में काउंसिल्स बनाई गई थी, परिषद बनाई गई थी जो कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी, ठीक है, कि विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। इसके अलावा उस टाइम पर जो लोग थे उनसे रिवेन्यू लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, और उस टैक्स को कहा जाता था पाल, शुल्क या फिर भाग, ठीक है। इन सब नामों से जाना जाता था। एंड वो टैक्स वो किससे कलेक्ट करते थे? लोगों से कलेक्ट करते थे, ठीक है। जो भी वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे उस रिवेन्यू का यूज़ सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता था, लोगों के बेनिफिट के लिए किया जाता था। ऐसा नहीं है कि वो रिवेन्यू ले ले, टैक्स ले ले एंड अपनी तिजोरियाँ भरी, नो। वो उस टाइम पर जो टैक्स लेते थे उसका यूज़ वो किस लिए करते थे? सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। तो उस टाइम पर जो राजा महाराजा थे वो सोशल वेलफेयर करते थे लोगों से टैक्स लेकर, ठीक है। फैमिली जो थी वो क्या थी? बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की। जो फादर होते थे उनको हेड माना जाता था फैमिली का, ठीक है, जैसे प्रेजेंट में है फादर हेड होते हैं फैमिली के, ठीक है। एंड उस टाइम पे क्या था? जॉइंट फैमिली का कल्चर था, लोग एक साथ रहते थे। जॉइंट फैमिली वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन थी, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में जो जॉइंट फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी, ठीक है। इसके अलावा उस टाइम पर लेटर जो वैदिक पीरियड था उसी टाइम पर वर्ण एंड कास्ट सिस्टम भी डेवलप हुआ, ठीक है। वर्ण एंड कास्ट सिस्टम जो था वो भी तभी डेवलप हुआ था। फोल्ड कास्ट सिस्टम उस टाइम पर आया, ठीक है, जिसमें क्या था? 4 वर्ण माने गए, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण जो थे वो प्रीस्ट होते थे एंड टीचर्स होते थे। ब्राह्मण्स का मेन काम क्या होता था? ब्राह्मण्स का मेन काम होता था यज्ञ करने का, ठीक है। जो राजा महाराजा थे वो अलग अलग यज्ञ करवाते थे, तो यज्ञ कौन करता था? ब्राह्मण करते थे। इसके अलावा राजा महाराजा के जो बच्चे होते थे उनको शिक्षा देने का काम भी जो प्रीस्ट होते थे उन्हीं का होता था। यानी कि जो राजा के महल में राजा को एडवाइस भी देते थे वो, ठीक है, टीचर के तौर पे भी काम करते थे, उनके बच्चों को पढ़ाते थे, धनुर्विद्या देते थे, ठीक है। तो ये काम किसका था? ये सारा काम जो था, ये सारा काम होता था ब्राह्मण्स का, ठीक है। ब्राह्मण्स पंडित भी होते थे एंड टीचर्स का भी काम करते थे। क्षत्रिय जो थे वो होते थे रूलर्स एंड सोल्जर, जो सैनिक होते थे, और जो राजा महाराजा होते थे वो क्षत्रिय होते थे, ठीक है। इसके अलावा पहले जो 2 वर्ण थे उनका काफ़ी ऊंचा स्टेटस था, ठीक है, हाई स्टेटस इंजॉय करते थे वो। उनकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी हाई थी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन उनकी उस टाइम पर थी, ठीक है, जो पहले 2 वर्ण थे उनकी। इसके अलावा जो वैश्य होते थे वो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, आर्टिशन यानी कि ये जो लोहे वगैरह का काम करते हैं, लोहार, या फिर जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, कुम्हार, ठीक है। तो आर्टिशंस एंड फार्मर्स, ये तीनों जो थे ये आते थे वैश्य की श्रेणी में, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था? वैश्य कहा जाता था। एंड ये भी काफ़ी रिच होते थे, ठीक है। इसके अलावा जो शूद्र होते थे वो 4th प्लेस पर थे, उनको सबसे ज़्यादा वो लोअर प्लेस पर उनको सबसे लोअर प्लेस दिया गया था, जो शूद्र थे, ठीक है। आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। एंड जो शूद्र होते थे उनको एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था, उनके जो बच्चे थे वो भी एजुकेशन नहीं ले सकते थे, ठीक है। उनका काम था जो अपर 3 जो वर्ण हैं, जो ऊंचे 3 वर्ण हैं, उनको सर्व करना, उनकी सेवा करना ही उनका मेन काम होता था, ठीक है। इसके अलावा जो शूद्र थे ना तो वो एजुकेशन ले सकते थे और ना ही वो अपने बच्चों का एजुकेशन दिला सकते थे, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पर होता था, ठीक है। एंड रिलीजियस टेक्स्ट के अनुसार जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो कोई भी इंडिविजुअल होता है उसकी जो लाइफ है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, 4 आश्रम जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। एंड उसी के अकॉर्डिंग उस टाइम पर सारा सिस्टम चलता था। वो जो 4 आश्रम कहे जाते थे, जो 4 स्टेजेस कही जाती थी किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ की, वो थी ब्रह्मचारी, जो स्टूडेंट लाइफ होती थी, ठीक है, सेलिबेसी वाली ब्रह्मचारी, जिसमें जो स्टूडेंट होता था, जो इंडिविजुअल होता था वो ओनली अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था, ठीक है, अपने ऑक्यूपेशन पर एंड अपने करियर पर ही ध्यान देता था और किसी भी चीज़ पर उसका ध्यान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें जो पर्सन है उसका ध्यान ओनली अपनी पढ़ाई पर एंड अपने करियर पर ही होना चाहिए, अपने एम पर, अपने मोटिव पर होना चाहिए, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट में ये बातें लिखी गई है। सेकंड जो स्टेज होती है वो होती है गृहस्थ की, यानी कि जब वो गृहस्थ जीवन होता था उसमें इंसान अपने पैरों पर खड़े होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद क्या करता था? शादी करता था एंड
अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाता था, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो स्टेज थी उसमें था वानप्रस्थ, ठीक है, लाइफ एज अ हर्मिट। इसमें इंसान क्या करता था, इसमें इंसान संन्यास की तरफ बढ़ता था, ठीक है। इसमें इंसान जो था वो भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगाता था, ठीक है। जो हर्मिट की तरह करते हैं, जैसे सन्यासी होते हैं, वो क्या करता था, भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगाता था, भगवान की भक्ति में मग्न होने की कोशिश करता था। एंड फाइनली फोर्थ स्टेज जो होती थी उसमें वो वर्ल्ड को कम्प्लीटली रिनाउंस कर देता था, अपने सारे जो उसके रिश्ते नाते थे उन सबको छोड़कर क्या करता था, भगवान की भक्ति में पूर्णतः समर्पित हो जाता था, ठीक है। फाइनली वो क्या करता था, संन्यास ले लेता था। तो ये 4 स्टेजेस मानी जाती है जो कि रिलीजियस टेक्स्ट में लिखी गई है, इंडिविजुअल की लाइफ की 4 स्टेजेस, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद आता है वानप्रस्थ एंड फाइनली संन्यास, ठीक है। उस टाइम पर जो फार्मिंग था वो चीफ ऑक्यूपेशन था। लोग ज़्यादातर फार्मिंग करते थे, फसल उगाते थे, ठीक है। एंड अपने परिवार का पालन पोषण जो भी फसल में उगता था उससे करते थे। एंड जो एक्स्ट्रा बच जाता था उसको वो क्या कर देते थे, बेच देते थे। जो सरप्लस होता था उसको बेच देते थे अपनी नीड के अनुसार निकाल कर, ठीक है। आयरन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था उस टाइम पर, ठीक है। आयरन के प्लफ बनाए जाते थे, ठीक है। इसके अलावा वुडन प्लफ जो थे वो बनाए जाते थे, ठीक है। आयरन के प्लफ भी बनाए जाते थे, वुडन प्लफ भी बनाए जाते थे। प्लफ का मतलब आपको पता ही होगा, वो जो यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में इसका, ठीक है, एक तरीके से। इसके अलावा उस टाइम पर कैटल रियरिंग भी होती थी, पशुओं को भी पाला जाता था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड जो था उसमें पशुओं को भी पाला जाता था। इसके अलावा उस टाइम पर जो मेन फसल उगाई जाती थी वो थी व्हीट, राइस एंड दाल, ठीक है। गेहूँ, चावल और दाल ज़्यादातर उसमें प्रोड्यूस की जाती थी। वेल्थ जो है वो कैलकुलेट की जाती थी इन टर्म ऑफ काउ। जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा काउ होगी वो उतना ज़्यादा वेल्थ ही माना जाता था, ठीक है। जिसके पास जितनी गाय वो उतना अमीर उस टाइम पर माना जाता था। तो उस टाइम पर जो वेल्थ है वो कैसे काउंट की जा रही थी, इन टर्म ऑफ काउस, कि उसके पास कितनी गाय हैं, ठीक है। इसके अलावा उस टाइम पर गोल्ड कॉइन्स भी सर्कुलेशन में थे, निष्क, स्वर्ण एंड साथ मना कहा जाता था उन कॉइन्स को, ठीक है। कॉपर भी प्रोड्यूस किया जाता था एंड जो कॉपर था उसका यूज़ किया जाता था औजार बनाने के लिए। इसके अलावा कॉपर से कुछ जेवर भी बनाए जाते थे, गहने भी बनाए जाते थे, ठीक है। दे ऑब्टेन्ड कॉपर फ्रॉम खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान। वो कॉपर कहाँ से ऑब्टेन करते थे, खेतरी माइन ऑफ राजस्थान से। राजस्थान की खेतरी जो माइंस थी उनसे वो कॉपर को ऑब्टेन करते थे, ठीक है। जो आयरन स्मिथ था वो क्या करता था, वो प्रोड्यूस करता था एरोहेड एंड स्पेयर हेड, मतलब कि जो लुहाग होता था, जो लोहे का काम करता था, आयरन स्मिथ वो क्या करता था, धनुष वगैरह बनाने का काम करता था, ठीक है। आयरन से भी बनाता था उस टाइम पर। इसके अलावा एग्रीकल्चरल टूल्स जो थे वो सारे बनाने का काम आयरन स्मिथ का होता था, ठीक है। एंड उस टाइम पर काफ़ी लोग थे विलेजेस के जो कि वीविंग के काम में लगे हुए थे। वीविंग का मतलब बुनाई का काम। लेदर वर्क भी थे, लेदर वर्कर्स भी थे जो कि लेदर का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे। कारपेंटर भी थे उस टाइम पर, ठीक है। चैरियोट मेकर जो रथ बनाते हैं वो भी होते थे उस टाइम पर, ठीक है। मतलब कि ये वो है कि उस टाइम पर लोग मेनली कौन से प्रोफेशन में इंगेज थे। लोगों का उस टाइम पर मेनली प्रोफेशन क्या था, तो उस टाइम पर लोगों का प्रोफेशन जो मेनली था वो था फार्मिंग। एंड फार्मिंग से अलग जो लोग एक्टिविटी करते थे वो क्या थी, वीवर के तौर पर लोग काम करते थे, लेदर वर्कर थे, कारपेंटर थे, चैरियोट मेकर्स थे एंड ज्यूल मेकर, मतलब कि गहने बनाने वाले, ठीक है। उस टाइम पर विलेज में रहते थे। इसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो क्या करते थे, ग्रे कलर के मड वेसल्स का यूज़ करते थे। क्या करते थे लोग, ग्रे मड वेसल्स का यूज़ करते थे जो कि पेंटेड होता था। तो उस टाइम पर लोग मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते थे, बट डिज़ाइनर बर्तनों का यूज़ करते थे, ठीक है, जिन पर थोड़ा डिज़ाइन भी बना हो, ठीक है। एंड ग्रे वेयर्स वर पेंटेड, मतलब कि जो वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे ग्रे कलर के, ठीक है, उन पर पेंट किया जाता था, डिज़ाइन बनाया जाता था, ठीक है। एंड नॉर्थ इंडिया में कई जगह है जहाँ पर ऐसे वेसल्स मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इनको क्या कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स, ठीक है। जहाँ से ये ग्रे कलर के वेसल्स मिले हैं उस साइट को आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा था, इंटरनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फला फूला, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिन, क्लोथ एंड लेदर प्रोडक्ट जो थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे बेबीलोनिया में, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब कि हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में ये सारा सामान भेजा जाता था, ठीक है। इसके अलावा उस टाइम पर एक कमी थी जो कि थी कि वीमेन जो थी उसका जो स्टेटस था वो काफ़ी कम था, डिग्निटी वीमेन की काफ़ी कम होती थी। महिलाएं जो थी उनको ये माना जाता था कि वो हमेशा
दूसरों के अधीन रहे, ठीक है, शादी से पहले पिता के अधीन रहे एंड शादी के बाद अपने हस्बैंड के अधीन रहे। तो ये माना जाता था उस टाइम पर, ये उस टाइम की सोच थी, थिंकिंग थी, ठीक है, मेनली। इसके अलावा वो महिला जो कि चुपचाप सारा मतलब कि दूसरों की सुनती गई, चुपचाप अपना सारा काम करती गई, उसको आदर्श महिला कहा जाता था, ठीक है। एंड मेन जो गुण था महिला का वो यही देखा जाता था कि वो सबकी चुपचाप सुनती गई, ठीक है। एंड उस टाइम पर जो महिलाएं थी उनको अलाउ नहीं किया गया था कि वो पब्लिक अफेयर्स में बोलें, ठीक है, मतलब कि जैसे राइट टू वोट तो भूल ही जाओ, उस टाइम पर पब्लिक अफेयर में कुछ भी बोल भी नहीं सकती थी महिला, जैसे पंचायत वगैरह में जाकर महिलाओं को कुछ भी बोलने का अधिकार उस टाइम पर नहीं गिवन था, ठीक है। इसके अलावा महिलाएं खुद की प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी, ठीक है। अगर कोई महिला चाहे कि वो खुद पैसे कमाए एंड पैसे कमा कर खुद अपना घर वगैरह खरीद ले, तो उस टाइम पर ये इम्पॉसिबल था। उस टाइम पर ऐसी मतलब कि महिलाओं को इतनी आज़ादी दी नहीं गई थी, जो कि काफ़ी गलत उस टाइम पर माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज जो थी वो अलाउ थी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज की जाती थी उस टाइम पर, मतलब कि 3-4 साल के बच्चों की शादियाँ कर दी जाती थी, जो कि गलत था, ठीक है। विडो मैरिज जो थी वो भी अलाउ नहीं थी उस टाइम पर, मतलब कि महिला पहले तो उसकी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, ठीक है, 4-5 साल की उम्र में। एंड उसके बाद अगर कोई वो विडो हो जाए मान लो, ठीक है, तो उसको दोबारा शादी करने की भी अनुमति नहीं होती थी, ठीक है। वो पूरी उम्र अकेले रहे, ठीक है, यही उससे एक्सपेक्ट किया जाता था, ठीक है। उसके बाल वगैरह काट दिए जाते थे एंड काफ़ी ज़्यादा अत्याचार उस टाइम पर किया जाता था महिलाओं के साथ। इसके अलावा मोनोगैमी जो थी उस टाइम पर रूल था, मतलब कि पुरुष जो है वो एक ही शादी करें, बट इस रूल के बावजूद लोग ऐसा रूल मानते ही नहीं थे एंड जो पुरुष थे वो कई शादियाँ करते थे, ठीक है। जो मेल होते थे वो कई शादियाँ करते थे, पोलीगैमी उस टाइम पर की जाती थी, ठीक है। एंड वीमेन जो थी उनको काफ़ी कम समझा जाता था पुरुषों के मुकाबले, ठीक है। एजुकेशन जो थी वो अपर 3 कास्ट जो थे वही ले सकते थे, ठीक है। एंड अपर कास्ट में भी ओनली जो मेल थे उन्हीं को एजुकेशन लेने का अधिकार था, महिलाओं को एजुकेशन लेने का भी अधिकार उस टाइम पर नहीं होता था। काफ़ी टाइम बाद, आज़ादी के बाद महिलाओं को एजुकेशन लेने का अधिकार मिला है, ठीक है। इसके अलावा उस टाइम पर जो बच्चे होते थे, ठीक है, उनको गुरुकुल में भेजा जाता था शिक्षा लेने के लिए, जहाँ पर जो ब्राह्मण्स थे वो उनको पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, ठीक है। एंड जो राजा के बच्चे होते थे उनको धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, ठीक है। एंड उस टाइम पर जो महिलाएं थी, जो बच्चे होते थे, लड़कियां जो होती थी, उनको भी शिक्षा का अधिकार कुछ भी नहीं दिया गया था, ठीक है। हालांकि 2 वीमेन जो थी, गर्गी एंड मैत्री, ठीक है, गर्गी एंड मैत्री जो थी वो एजुकेटेड थी, ठीक है, जो कि उस टाइम पर एक्सेप्शन माना जाता है। उन्होंने काफ़ी मतलब कि अपने उससे काफ़ी छुप कर उन्होंने एजुकेशन ली थी, क्योंकि उस टाइम पर ओपनली महिलाओं का एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो थे उनको फ़िलोसफी सिखाई जाती थी, लॉजिक सिखाया जाता था, रिलीजन के बारे में ग्रामर पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में खगोल विद्या सिखाई जाती थी, ठीक है। मेडिसिन के बारे में बताया जाता था कि इस प्लांट से ये औषधि बनती है, ठीक है। एथिक्स सिखाए जाते थे कि उनको क्या क्या करना है, कैसे उनको रहना है, ठीक है। अरिथमेटिक, मैथ्स वगैरह सिखाई जाती थी, ठीक है। जो राजा के बच्चे होते थे उनको धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, ठीक है। और युद्ध कौशल सिखाया जाता था कि युद्ध में जाना है तो क्या दांव पे चुने लगाने हैं, कैसे युद्ध को जीतना है, ठीक है। तो वो टैक्टिक्स भी उनको सिखाई जाती थी। किसको सिखाई जाती थी? प्रिंसेस को, ठीक है। जबकि जो साधारण बच्चे होते थे उनको सिंपल फिलोसफी, रिलीजन, मेडिसिन, एथिक्स, इन सब के बारे में सिंपल सा पढ़ाया जाता था, उनको धनुर्विद्या नहीं सिखाई जाती थी। इसके अलावा जो स्टूडेंट होते थे उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता था। आज की तरह नहीं है कि स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे और टीचर भी कुछ नहीं बोलते, नो। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे जो स्टूडेंट थे उनको एकदम स्ट्रिक्टली पढ़ाया जाता था, काफ़ी डिसिप्लिन होता था, ठीक है। एंड जो बच्चे होते थे वो भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, काफ़ी ओबीडियंटली बिहेव करते थे अपने टीचर्स के साथ, टीचर्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक है लेटर वैदिक पीरियड की कंडीशंस। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटर वैदिक पीरियड की कंडीशंस क्या क्या थी, उस टाइम पर कैसी सोशल कंडीशन थी, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।